सवाल लिखिए, हाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस कैन बी डन, हाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस कैन बी डन, साक्ष्य को अभिलिखित कैसे किया जाएगा। साक्ष्य को अभिलिखित कैसे किया जाएगा, साक्ष्य को अभिलिखित कैसे किया जाएगा। जब भी सवाल पूछा जाए आपसे 3 तरीकों में लिखिएगा प्लीज। दिस इज समन केस, समन मामलों में, वारंट केस और कोर्ट ऑफ सेशन। यहां पे जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि समन केसेस में तो ऐसे अभिलिखित किया जाता है, वारंट केसेस में ऐसे अभिलिखित किया जाता है, तो इनकी सब हेडिंग डाल देना, और सत्र न्यायालय वाले मामलों में ऐसे अभिलिखित किया जाता है, इनकी हेडिंग डाल देना। समन मामलों में निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, धारा 274 और उसके प्रोविजन समरी फॉर्म में लिख देना। आगे लिखिए, एक चीज और इस टॉपिक से एक और जो चीज बनती है, सेक्शन 164, 281 और 463 ये सवाल बनता है, ठीक है। कन्फेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, और कोई भी इरेगुलरिटी रहती है तो उसको यहां से कवर किया जाता है। ये 3 सेक्शंस को साथ लिखना। अगर सवाल पूछे आपसे कि हाउ द कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड, हाउ द कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड, कि संस्वीकृति को अभिलिखित कैसे किया जाएगा, संस्वीकृति को अभिलिखित कैसे किया जाएगा, सवाल अगर इस तरह पूछता है आपसे तो सर 164 का दूसरा क्लॉज भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 281 जो है ना सर, और देखिए इसमें अंतर है थोड़ा सा। अंतर किस बात का है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अलग तरीके से रिकॉर्ड होता है, अगर आप उस टाइम लिखवाया था मैंने, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्लीज दोनों का भी फॉर्मेट लिखना। आगे लिखिए, एक सवाल है जो हम एविडेंस में पढ़ेंगे, सेक्शन 9 टीआईपी। अभी एविडेंस की जो क्लासेस हैं वो आईपीसी के बाद स्टार्ट होगी। इस महीने के अगर आपने पूरा शेड्यूल देखा है, कल मैंने एक बार शेड्यूल दोबारा भेजा था, सब तबियत की वजह से शेड्यूल गड़बड़ आ गया था। तो फरवरी में, मतलब नेक्स्ट 20 डेज में हम आईपीसी खत्म कर देंगे। और एविडेंस में देखिए सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, एविडेंस में सारे चैप्टर्स नहीं है मेंस के अंदर, ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ चैप्टर्स ही हैं। तो उसको हम लोग, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मार्च के महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा। क्या चलेगा? रिवीजन चलेगा और बैक टू बैक चलेगा, ज्यादा गैप नहीं दूंगा अब मैं, क्योंकि सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बात करते हैं हम टीआईपी की, टीआईपी का जिक्र क्यों हो रहा है सर यहाँ पे, इसका चक्कर समझिए आप। टीआईपी सिर्फ दिया हुआ है, टीआईपी भी बहुत एक स्मॉल पार्ट है। मतलब सेक्शन 9 की अगर आप हेडिंग पढ़ोगे, सेक्शन 9 अगर आप पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तो वहां पे टीआईपी को ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, वहां पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात की है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग, इनकी बात की है। और सॉरी, तो टीआईपी की हम बात करें सर, तो 2 प्रोविजंस हैं, उनको प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा, 254A और 291A, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो तबीयत ज्यादा खराब है मेरी, तो ठीक है, तो रिकवरी में समय लगेगा। ठीक है सर। 54 इसमें क्या डिफरेंस है, जल्दी से समझ लीजिए, मैं और करता हूँ क्लास, 5 मिनट और दीजिए मुझे। 54 में क्या है ना सर, जनरल रूल तो ये है कि एविडेंस कौन रिकॉर्ड करता है, टीआईपी कौन रिकॉर्ड करता है, सिनाक परेड कौन रिकॉर्ड करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो सवाल पूछा जा सकता है
In what cases the executive in what cases the judicial magistrate may record TIP? किन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिनाक परेड को अभिलिखित करेंगे? सवाल ये भी पूछा जा सकता है। तो किन केसेस में सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं? जहां पर मेंटली और फिजिकली अनेबल कोई पर्सन है तो उसके लिए कौन आएगा? कोई शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रस्त कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, ठीक है ना। 291 का क्या रोल है इसको समझिए। 291 का रोल ये होता है कि अगर जो भी रिपोर्ट बना के दी है उसको किस में यूज किया जाएगा? एविडेंस में यूज किया जाएगा। सर कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उसे? जो भी मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट बना के दी है, जो भी रिपोर्ट बनाई है इधर बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा सर। 291 निकाल लीजिए एक बार। और जो मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट बना के देंगे उस मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के लिए उस मजिस्ट्रेट को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। उसकी रिपोर्ट से क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। दूसरी बात ये कि उसका जो प्रोवाइजो है, इसका परंतुक देखोगे आप तो आपको कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे वहां पे। सेक्शन 21, 32, 33, 157, 158 ये सेक्शंस आपको दिखाई देंगे उसके प्रोवाइजो में। ध्यान से देखेंगे 291 के परंतुक में तो ये सारे प्रोविजंस दिखेंगे। तो कहना चाह रहा है कि जब कभी भी टीआईपी इन चीजों से रिलेटेड हो तो टीआईपी उतना ही अप्लाई होगा जितना इन चीजों से कोई ना कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा। कहने का मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने टीआईपी में बताया उसने कुछ ऐसा एडमिशन किया, इधर सुनिए एक बार। मान लीजिए किसी आदमी ने सिनाक परेड में कोई ऐसी स्वीकृति कर दी जो सेक्शन 21 के साथ लग गई। 21 के साथ अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको एफआईआर की में भी बताया था कि एफआईआर में भी 21 सेक्शन 21 एविडेंस का रिलेवेंट होता है। मान लीजिए उसने कुछ ऐसी सच बता दिया, कोई ऐसी बात बताई टीआईपी के अंदर जो सेक्शन 21 को हिट कर रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि एविडेंस में फिर पूरा स्टेटमेंट यूज नहीं होगा। मतलब जनरल रूल तो ये है कि सर पूरा स्टेटमेंट आप यू कैन यूज इन द एविडेंस, लेकिन जब भी स्टेटमेंट डील करेगा 21, 32, 33, 157, 158 से 155 भी है, जब भी सेक्शन इनसे डील करेगा या कोई स्टेटमेंट इससे डील करेगा 157 से 155 से 21 से 32 से 33 से, तो उन प्रोविजंस का जो मतलब होता है, जैसे 32 डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, 33 नोट फाउंड वाली बात या फिर कैप्चर्ड बाय एडवर्स पार्टी वाली बात हो गई, या 21 हो गया, 157 हो गया, कोरोबरेशन हो गया, तो सिर्फ उतना ही पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज रिलेवेंट हियर। ये बात है। एक सवाल और आता है यहां से, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? अब या तो इसको मैं अभी समझ लो, इसके केसेस वगैरह में एविडेंस में पढ़ाऊंगा, तो मैं साक्ष्य अधिनियम पढ़ाऊंगा। हिंदी में साक्ष्य अधिनियम 1872 और इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अभी साक्ष्य अधिनियम खत्म होने वाला है अपना मॉर्निंग बैच में, 2023 वाला साक्ष्य अधिनियम। तो ये सेक्शन अब सेक्शन 7 बन चुका है वहां पे, लेकिन है सेक्शन 9। तो सर इसका सिंपल से करते, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सिर्फ एक कोरोबरेटिव एविडेंस है, सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ इसके आधार पर आपको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? सिनाक परेड के आधार पर। बात समझ में? कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सब्सटेंटिव, कोई सारवान महत्व का साक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं होता टीआईपी, इट्स ओनली ए कोरोबरेटिंग एविडेंस। देयर आर अ लॉट ऑफ जजमेंट्स इन दैट रिगार्ड टीआईपी के रिगार्डिंग में। हम उस टाइम समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। उस टाइम आई वांट सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स बिकॉज एविडेंस में ऐसा है कि उन्होंने चैप्टर्स में तो एक साथ लिख दिया 5 से 55, लेकिन भैया उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने 5 से 25 तक एक बार दिया, फिर 25 से 55 दूसरे बार दूंगा। मुझे पता है एक साथ में पढ़ा ही नहीं सकता इतना सारा आपको, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 6 से 55 में मैं नहीं पढ़ा सकता एक क्लास में, उसमें इतना कंटेंट है, उसमें इलस्ट्रेशंस है, सिवाय सेक्शन 14 के इलस्ट्रेशंस वो पूरा दिन ले जाते हैं। उसकी भी क्लासेस हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। टीआईपी में आप चाहें तो लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट लिख लीजिए। इट इज नॉट, लिखिए एविडेंशियल वैल्यू में लिखिए साक्ष्यक महत्व क्या होगा इसका, पूछ लूंगा मैं, मेरे को बता लिखा देता हूं ताकि पूछने से मैं खुद को गुरेज ना रख पाऊं, मतलब मेरे को ऐसे ना हो कि मैंने पढ़ाया नहीं है। लिख लीजिए आप तो
इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस। यह एक सारवान महत्व का साक्ष्य नहीं है, यह एक सारवान महत्व का साक्ष्य नहीं है, सारवान महत्व का साक्ष्य नहीं है। इट कैन नॉट बी ए सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, इट कैन नॉट बी ए सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, इट कैन नॉट बी ए सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। केवल शिनाख्त परेड के आधार पर ही, केवल शिनाख्त परेड के आधार पर ही दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल शिनाख्त परेड के आधार पर ही दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। The TIP must be corroborated. The TIP must be corroborated before using it in the evidence. Before using it in the evidence. Before using it in the evidence. शिनाख्त परेड के साक्ष्य को इस्तेमाल करने से पूर्व संपुष्ट किया जाना आवश्यक है, संपुष्ट किया जाना आवश्यक है, संपुष्ट किया जाना आवश्यक है। आगे लिखिए, what do you mean by affidavits? What do you mean by affidavits? And before whom you can, what do you mean by affidavits? And before whom you can so on it, before whom you can so on it. शपथ पत्रों से क्या अभिप्राय है, शपथ पत्रों से क्या अभिप्राय है और किनके समक्ष उसे ग्रहण किया जा सकेगा, और किनके समक्ष उन्हें ग्रहण किया जा सकेगा, किनके समक्ष उन्हें ग्रहण किया जा सकेगा। अब यहाँ पे सर 2 सवाल पूछे हैं मैंने, दोबारा से, व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट, शपथ पत्र से क्या अभिप्राय है। अब बच्चा क्या करता है ना कि अथॉरिटी लिखना स्टार्ट करता है सीधा। शपथ पत्र होता क्या है पहले ये तो बताओ, शपथ पत्र क्या होता है। इन ऑर्डर टू प्रूव एनी फैक्ट, किसी भी तथ्य को साबित किए जाने के लिए शपथ पत्र का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है ना, बेसिक फंडा सोचो, किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रूव एनी फैक्ट वी कैन यूज एफिडेविट, एंड एफिड बाय द सबमिशन ऑफ एफिडेविट एनी फैक्ट कैन बी प्रूव्ड, और शपथ पत्र द्वारा किसी तथ्य को साबित किया जा सकता है। बात समझ में? इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये एक सारवान साक्ष्य है, शपथ पत्र का कोई सारवान साक्ष्य नहीं है। It cannot be used in evidence. The Evidence Act does not apply upon it. इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। फिर क्यों किया जाता है, समझ